हेलो बच्चों, जैसा आपको थंबनेल दिखा है क्लास 11th फिजिक्स लास्ट चैप्टर वेव। दो वीडियो आपने देखा है। सेकंड वीडियो में मैंने डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव इंटरफेरेंस के बारे में कुछ आइडिया दिया है, लेकिन आज बेसिकली सेकंड और थर्ड पार्ट जो आएगा, सेकंड पार्ट भी है और थर्ड पार्ट भी है, यानी कि सेकंड आपके पास अपलोड है, इसको थर्ड के नाम से हम देंगे, लेकिन थोड़ा बैक से आके पीछे तक हम लोग चलते हैं। जैसे वेव में अब तक आपने क्या किया है, वेव क्या है, वेव की प्रॉपर्टीज क्या है, मैकेनिकल वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। वेव मोशन के आधार पर दो टाइप की होती है, आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव और आपका ट्रांसवर्स वेव। फिर वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और लेमडा में क्या रिलेशन है, v इक्वल टू न्यू लेमडा। इसके बाद हम लोग देखा स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। बट इसके बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं तो लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है जबकि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है जबकि हमारा साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो स्पीड है, दिस इज स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव v इज इक्वल टू रूट अंडर e बाई रो, जहां e है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। और अगर सॉलिड के लिए बात कर रहे हैं तो y बाई रो, जहां y हो गया यंग्स मॉडुलस, और अगर फ्लूइड के लिए बात करेंगे तो k बाई रो, जहां k हो गया बल्क मॉडुलस। तो E, Y, K क्या है, ये तीनों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, कोई यंग्स मॉडुलस और कोई बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो ये तो, और वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव आप देखे होंगे v इज इक्वल टू रूट अंडर t बाई म्यू है, जहां t है टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग और म्यू है मास पर यूनिट लेंथ। तो इट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव और ये वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। फिर हम लोग जाके बात करते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। देखिए न्यूटन सर मैकेनिक्स के भगवान के जगह पे बैठे हुए हैं। न्यूटन सर के बहुत सारे लॉ जो कि बहुत इफेक्टिव है, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। बट यहाँ पर भी न्यूटन सर ने अपना विचार दिया था वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालने के लिए। न्यूटन सर का कहना था कि जब साउंड वेव ट्रेवल करती है तो इसका नेचर होता है लॉन्गिट्यूडनल, और लॉन्गिट्यूडनल वेव चलता है कॉम्प्रेक्शन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेक्शन रेयर फ्रैक्शन में। तो जब कंप्रेक्शन होता है तो हीट एब्जॉर्ब होती है और रेयर फ्रैक्शन में हीट रिलीज होती है। कॉम्प्रेशन हीट एब्जॉर्ब, रेयर फ्रैक्शन हीट रिलीज, कॉम्प्रेशन हीट एब्जॉर्ब, रेयर फ्रैक्शन हीट रिलीज। तो इस घटना में हीट एब्जॉर्ब रिलीज दोनों जब साथ हो रहा है तो टेम्परेचर रहता है कॉन्स्टेंट। ये न्यूटन सर का विचार था। न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, फॉर्मूला तो यूज किया v इक्वल टू रूट अंडर k बाई रो, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव उनको देना है, साउंड का देना है। तो न्यूटन एक्सप्लेन दैट व्हेन साउंड वेव ट्रेवल इन एयर लॉन्गिट्यूडनल वेव, देन ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन या एयर एक्सपेंशन बोले या रेयर फ्रैक्शन बोले, हीट लूज एंड गेन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इस प्रोसेस को वो टेम्परेचर कांस्टेंट समझ लिया आइसोथर्मल, एंड द प्रोसेस इज आइसोथर्मल बट प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर हो रहा है P से बढ़ रही है P प्लस dP और वॉल्यूम हो रहा है V माइनस dV, यानी कि प्रेशर चेंज, वॉल्यूम चेंज बट टेम्परेचर कांस्टेंट। तो वो इशारा कर रहा है बॉयल्स लॉ का। फिर यहाँ को लगा दिए अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, PV इक्वल टू कांस्टेंट, ये बॉयल्स लॉ है। P की जगह पे किए P प्लस dP और वॉल्यूम की जगह पे किए V माइनस dP। इसको सॉल्व किए, सॉल्व थोड़ा सा मैथमेटिकली सॉल्व हो रहा है। तो P के जगह पे आ गया K, P के जगह पे K या K के जगह पे P आया। फिर रिलेशन हम लोग यही यूज किए, v इज इक्वल टू रूट अंडर k बाई रो, और K के जगह पे हम लोग P रिप्लेस किए, और P इज इक्वल टू, आप फ्लूइड में सुने होंगे रो जी एच, P इज इक्वल टू रो जी एच, प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, P इज इक्वल टू रो जी एच, जहाँ रो हो गया डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, G हो गया G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और S तो हाइट हो गया। तो P की जगह पे हम रखें रो जी एच, और नीचे डेंसिटी ऑफ एयर है, मीडियम है। अब यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट किया डेंसिटी ऑफ मर्करी, जिससे प्रेशर निकालते हैं 13.6 × 10⁻3, G का वैल्यू 9.8, और हाइट जो कॉलम का उठता है मर्करी लेवल का वो 0.76 मीटर, 76 सेंटीमीटर, 0.76 मीटर में लिखा, और डेंसिटी ऑफ एयर है 1.293। जब सबको सॉल्व किया तो वैल्यू आया 280 मीटर पर सेकंड, यानी कि न्यूटन सर के मुताबिक वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर आ रहा है 280 मीटर पर सेकंड, जबकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आज 320। और न्यूटन सर से पूछा गया कि सर आपके मुताबिक वेलोसिटी ऑफ साउंड आ रही है 280 मीटर पर सेकंड, बट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जब देखी जा रही है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर तो आ रही है 320। तो इस पे आपके क्या विचार हैं? तो न्यूटन सर ने यहाँ पर कोई विचार नहीं दिया। कुछ वर्षों के बाद लेप्लेस नाम के एक साइंटिस्ट आए, लेप्लेस,
और न्यूटन का सारा घटना को वो समझें और उनमें न्यूटन का गलती लेप्लेस को दिख गया। लेप्लेस ने एक्सप्लेन बाद में किया कि न्यूटन सर के मुताबिक जो कंप्रेक्शन रेयरफेक्शन होती है, हीट एब्जॉर्ब रिलीज होती है, इसमें हीट कांस्टेंट होगा ना कि टेम्परेचर, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हीट रिलीज, हीट एब्जॉर्ब हीट रिलीज, तो इस पूरे घटना में कांस्टेंट होना चाहिए हीट को ना कि कांस्टेंट को, मतलब प्रोसेस होना चाहिए एडियाबेटिक ना कि आइसोथर्मल। तो लेप्लेस टॉपिक का नाम होगा लेप्लेस करेक्शन। लेप्लेस ने किसको करेक्ट किया? न्यूटन के ओपिनियन को करेक्ट किया। तो लेप्लेस करेक्ट न्यूटन, लेप्लेस एक्सप्लेन द above process is adiabatic not isothermal and apply adiabatic equation। तो आइसोथर्मल इक्वेशन तो P v इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, लेकिन एडियाबेटिक इक्वेशन होता है P v गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और उन्होंने यूज कर दिया एडियाबेटिक इक्वेशन P v गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कि थर्मोडायनेमिक्स में आप देखे होंगे। और फिर K के जगह पे जो P लाए थे, ये लाया K के जगह पे P गामा, K के जगह पे P था, यहाँ पे आया K के जगह पे P गामा, मैथमेटिकल में आया होगा। तो v इज इक्वल टू रूट अंडर K बाई रो, यानी कि P बाई रो जो न्यूटन सर यूज किए थे, ये यूज किया P गामा बाई रो। तो P बाई रो का तो वैल्यू ऊपर न्यूटन सॉल्व किया था 280, सिर्फ गामा को रूट अंडर में हम रखें, और गामा का वैल्यू एयर के लिए होता है 1.41। तो 1.41 का जब रूट निकाल के हम जब इस पे सॉल्व किए तो वैल्यू आ गया 332.5, जो कि रियल वैल्यू का काफी करीब है। यानी कि लेप्लेस ने वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर ला दिया 332.5 मीटर पर सेकंड, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का काफी करीब है। यानी कि न्यूटन सर की गलती लेप्लेस ने एक्सप्लेन कर दिया कि न्यूटन सर का सोचना था प्रोसेस आइसोथर्मल, इसने बता दिया प्रोसेस है एडियाबेटिक। उन्होंने लगाया था आइसोथर्मल इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, इसने लगा दिया एडियाबेटिक इक्वेशन। उसका इक्वेशन था पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उसका था पी भी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका था पी भी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और वैल्यू एक्यूरेट आ गया 332 मीटर पर सेकंड। तो ये था लेप्लेस करेक्शन। फिर हम लोग देखते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप क्लासरूम में बैठे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड अपॉन विच फैक्टर, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो फैक्टर ऑन विच वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर अफेक्ट, पहला डेंसिटी ऑफ मीडियम। अब फॉर्मूला में देखिए v इज इक्वल टू रूट अंडर k बाय रो है। डेंसिटी ऑफ मीडियम और वेलोसिटी दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि मीडियम की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वेलोसिटी उतनी कम होगी, बोथ आर इन्वर्सली। ऑक्सीजन की डेंसिटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, इसीलिए हाइड्रोजन में साउंड की वेलोसिटी ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से, पहला। दूसरा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है। हम लोग जानते हैं कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू बल्क मॉडुलस से ज़्यादा होता है, इसीलिए साउंड की वेलोसिटी सॉलिड से ज़्यादा होगी फ्लूइड की तुलना में। और ये लाइन भी आप मेरे मुंह से सुने होंगे कि आयरन से होके साउंड की वेलोसिटी एयर की तुलना में 15 गुना ज़्यादा है, 15 टाइम्स ज़्यादा है। जबकि तीसरा, मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी, नमी वाले माहौल पे है, मॉइस्चर पे, ह्यूमिडिटी पे भी ये डिपेंड करता है। रेनी डेज में साउंड की वेलोसिटी ज़्यादा होती है ड्राई डे के कंपेयर में, और एक टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर टी, ये मैथमेटिकल आती है, यानी कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ये 4 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, मॉइस्चर पे, टेम्परेचर पे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे, डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे, जबकि प्रेशर और विंड पे डिपेंड नहीं करता है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड अपॉन सम फैक्टर्स। अब इसके बाद हम लोग चूंकि बात साउंड का करते हैं, तो साउंड का एक रेंज का स्टडी हम लोग करते हैं कि हम जो बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये कौन सा रेंज है, इसके नीचे वाले रेंज को क्या बोलते हैं, इसके ऊपर वाले रेंज को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले आता है ऑडिबल रेंज, जो रेंज का साउंड हम लोग सुनते हैं, समझते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 20 से 20 किलो हर्ट्ज। अगर 20 से 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज के बीच का साउंड होगा तो हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। हियर्ड बाई ह्यूमन बॉडी, आदमी लोग इसको सुन सकता है, हम लोग सुन सकते हैं। जबकि अगर 20 हर्ट्ज से नीचे का फ्रीक्वेंसी का साउंड है, इट इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक वेव, इंफ्रासोनिक, जो कि हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। जबकि अर्थक्वेक के दौरान ये पैदा होती है और इसको कुछ बर्ड या कुछ एनिमल्स इसको डिटेक्ट कर सकता है। माने भूकंप की अनुभूति उन लोगों को हो जाती है, हम लोग को नहीं होती। वो लोग इंफ्रारेड को रीड कर सकता है। अर्थक्वेक के दौरान इंफ्रासोनिक प्रोड्यूस होती है। जबकि अगर 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर है तो भी हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इट इज अल्ट्रासोनिक वेव, मोर देन 20 किलो हर्ट्ज। कुछ चमगादड़, बेट्स इसी साउंड को प्रोड्यूस करता है, उसको सुनता भी है, उसको डिटेक्ट कर सकता है। बेट्स अल्ट्रासोनिक वेव पैदा भी करता है और डिटेक्ट भी करता है। दीवार से टकरा के डिटेक्ट करता है, उसके पास आंख नहीं होती है, इसी के थ्रू वो मूव करता है। बट एक होती है हाइपरसोनिक वेव, मोर देन 500 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज। इससे भी अगर ऊपर हो गया तो हाइपरसोनिक हो जाएगी। कुछ प्लेन्स इस टाइप के अब आने लगे हैं। लेकिन एक सुपरसोनिक स्पीड होता है। सुपरसोनिक स्पीड क्या है? एक ऐसा स्पीड जो कि साउंड के स्पीड से ज़्यादा हो।
यानी कि स्पीड हायर देन साउंड स्पीड, माने कि साउंड का स्पीड होता ही कितना है 332 मीटर पर सेकंड। अगर 332 मीटर पर सेकंड से ऊपर अगर कोई जाएगा, साउंड का स्पीड होता है 332 मीटर पर सेकंड। अगर इस स्पीड से ऊपर से कोई स्पीड अगर मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट की मूवमेंट है, तो सुपरसोनिक स्पीड है। और इस स्पीड से हमारे कुछ फाइटर जेट मूव करते हैं। तो जब भी इस स्पीड से कोई फाइटर जेट मूव करेगा तो अपने पीछे एक वेव पैदा करेगा, एक डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, जिसको बोलते हैं मैक कोन। दिस डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड मैक कोन। अब वेव में उसका नाम है शॉक वेव। अगर सुपरसोनिक स्पीड से कोई प्लेन मूव कर रहा है तो पीछे जो वेव पैदा करता है, दिस वेव इज कॉल्ड मैक कोन या तो शॉक वेव। ये तो हो गया हमारा साउंड का कुछ रेंज। अब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव। यहाँ पर आपको ये समझना प्रोग्रेसिव वेव क्या है। द वेव विच ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इन द मीडियम, एक ऐसा वेव जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रेवल करती है। अब हम बोले, आप सुने कहीं पटाखे की आवाज़, कहीं कोई ट्रेन का साउंड, कहीं कोई गाड़ी की आवाज़, अगर आप साउंड प्रोड्यूस उस पटाखे से हो रहा है बट उतना दूर से ट्रेवल कर हमारे कान तक आ गए, तो जो वेव एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रेवल करता है आर कॉल्ड ट्रेवलिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव या ट्रेवलिंग वेव। द वेव विच ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए मीडियम इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव या तो ट्रेवलिंग वेव। नेक्स्ट बात, इट मे बी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। प्रोग्रेसिव वेव ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों हो सकता है, क्योंकि लाइट भी ट्रेवल करती है, साउंड भी ट्रेवल करती है। जबकि लाइट है हमारा ट्रांसवर्स और साउंड है लॉन्गिट्यूडनल, तो ये दोनों हो सकती है। बट एक मेन बात क्या है, व्हेन प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवल इन द मीडियम देन ऑल पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन सेम वे। एक ही तरीके से सारे वाइब्रेट करेगा, बट द फेज ऑफ वाइब्रेशन चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स एट एनी इंस्टेंट इन द मीडियम। फेज जो है पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स को चेंज करेगा। सारे पार्टिकल्स का वाइब्रेशन एक जैसा ही होगा, बट द फेज जो है वो चेंज होगा पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स इन द मीडियम। अब प्रोग्रेसिव वेव का एक रिलेशन आपको दिखाते हैं, थोड़ा गौर करके। एक वेव को मैंने चलाया जो कि ट्रांसवर्स है, भी वेलोसिटी से मूव कर रही है, इधर मेरा टाइम है। लेट ए प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवल अलोंग प्लस एक्स एक्सिस विथ वेलोसिटी भी। तो जब वेव हमारा ओरिजिन पर है, देन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एट ओरिजिन। तो अपने एसएचएम वाले चैप्टर में देखा होगा, ऑसिलेशन वाले चैप्टर में देखा होगा, हम यूज करते हैं y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, जहां r था एम्पलीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन अगर ये था तो आज भी डिस्प्लेसमेंट का वही लिखेंगे, बट पार्टिकल्स हमारा है कहाँ, ओरिजिन पर। तो y 0t इंडिकेट कर रहा है कि हम जीरो पर है, ओरिजिन पर है। और t हो गया हमारा टाइम। ए साइन ओमेगा टी, जहाँ ए एम्पलीट्यूड है, जहाँ ए मेरा एम्पलीट्यूड है, जैसे यहाँ आर एम्पलीट्यूड था। अब मान लेते हैं किसी टाइम टी के बाद पार्टिकल्स पहुंच गया पी पर, जो कि एक्स दूरी तय कर लिया। तो व्हेन पार्टिकल्स इज एट पॉइंट पी विच इज एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तब पी पर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होगा। जब पी पर है, दूरी एक्स तय कर लिया, तो वाई एक्स टी इज इक्वल टू, एक्स का मतलब एक्स पे है, ए साइन ओमेगा टी। बट अब देखिए, जब ओरिजिन पर था तो टाइम टी था, बट अब तो इतना दूरी तय कर लिया, तो समय इज इक्वल टू दूरी बटा चाल। समय इज इक्वल टू दूरी बटा चाल, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। उतना तो हम खत्म कर चुके हैं, उतना हमको निकालना पड़ेगा। तो वाई एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा, और टी में किया एक्स माइनस बी, मैंने टाइम में टाइम ही घटाया है। अब इसको सॉल्व करना है। ए साइन ओमेगा के जगह पे 2π/t, अंदर का टी छोड़ा, एक्स बाय बी हमारे पास है। ए साइन, अब 2π/t को अंदर लेके गए तो 2π/t इंटू t/t आ गई, माइनस 2π/t इधर भी गया तो 2π/t इधर भी है, और x बाय भी ऊपर से नीचे आ गई मेरे। अब यहाँ देखते हैं v इज इक्वल टू म्यू लेमडा, जो कि हम लोग शुरू में प्रूफ किए थे, वेव वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी लेमडा में रिलेशन। फ्रीक्वेंसी की जगह पे 1/t किया तो t भी इज इक्वल टू लेमडा, या vt इज इक्वल टू लेमडा। तो नीचे जो vt आया इसके जगह पे हम पुट कर दिए लेमडा। तो 2π/t इंटू t/t है, 2π/t है, माइनस 2πx vt को क्या डाल दिए, लेमडा। और यहाँ से 2π/लेमडा को कॉमन बना के बाहर निकाल दीजिए। इसको थोड़ा सा हम लोग जूम करके दोबारा देख लें, मैथमेटिकल सॉल्व ही है। 2π/लेमडा को अगर हम बाहर निकाल दिए तो यहाँ क्या बचा, 2π तो निकल गई, और चूंकि लेमडा यहाँ था नहीं तो लेमडा को मैंने इंटू किया, तो यहाँ बचा 2π/लेमडा को हम लोग बाहर निकालने हैं, तो यहाँ बचा लेमडा टी, क्योंकि 2π तो बाहर निकल गया, लेमडा था नहीं, मैंने इंटू किया लेमडा टी, और यहाँ से 2π/लेमडा बाहर निकला तो बचा यहाँ x। अब y इज इक्वल टू ए साइन
2 पाई बाय लेमडा इंटू वी टी माइनस एक्स। वी टी कहाँ से लाएं? अब यहीं से देखते हैं कि लेमडा बाई टी बन गया भी, लेमडा बाई टी बन गया भी, तो लेमडा बाई टी को यहाँ भी बना दिए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाय लेमडा इंटू वी टी माइनस एक्स। ये तब है जब प्लस एक्स एक्सिस की तरफ चला तब, लेकिन अगर माइनस एक्स होता तो x के जगह पे माइनस एक्स पुट करते तो माइनस माइनस हो जाता प्लस, और वो रिलेशन होता y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाय लेमडा इंटू वी टी प्लस एक्स। तो इसको दोबारा देखिएगा, ये मैथ है, सिर्फ मैंने सॉल्व किया, कॉमन निकाला और एक रिलेशन यूज किया 2 बार। इस रिलेशन को यूज किया 2 बार, एक बार वी टी इक्वल टू लेमडा यूज किया है और एक बार लेमडा बाई टी इक्वल टू वी यूज किया। सॉल्व करेंगे रिलेशन आएगा y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाय लेमडा इंटू वी टी माइनस एक्स, अगर x एक्सिस में है तो, और माइनस एक्स एक्सिस में है तो वी टी प्लस एक्स होगी। यहाँ से अगर हम लोग बाहर आते हैं तब अब हम लोग पहुँचते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, माने 2 वेव का आपस में मिलना। अब स्कूल के प्रेयर में 1000 बच्चे एक साथ प्रेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर साउंड का सुपरपोजिशन होता है। सुपरपोजिशन का मतलब वेव का मिलना होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स एट एनी पॉइंट एंड एट एनी इंस्टेंट, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल्स का होगा किसी भी समय किसी भी पॉइंट पे, इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट कॉज टू द पार्टिकल्स बाय 2 और मोर वेव। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई 2 वेव है y1 y2, अब दोनों का जब मिक्सिंग हम करेंगे तो जो दोनों का रिजल्टेंट होगा किसी भी समय किसी भी पॉइंट पर, वो दोनों के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होगा। तो मान लेते हैं y1 एंड y2 बी द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा y इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस y2। अब प्लस माइनस का क्या मतलब है? यही तो है वेक्टर सम। इफ बोथ वेव आर इन सेम फेज देन y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब इफ बोथ वेव आर आउट ऑफ फेज, सेम फेज आउट ऑफ फेज का मतलब अगर पहला वेव ऊपर से निकला दूसरा वेव भी ऊपर से ही निकला, सेम फेज हो गया। आउट ऑफ फेज का मतलब पहला ऊपर से दूसरा नीचे से आ गया तो आउट ऑफ फेज हो गया। इफ बोथ वेव आर इन सेम फेज देन y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। If both wave are out of phase, then y is equal to y1 minus y2। माइनस क्यों आता है? क्योंकि y2 आ जाता है नीचे में नेगेटिव, तो माइनस y2 डालते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाती है। सुपरपोजिशन का 3 एप्लीकेशन है, 3 एप्लीकेशन। पहला इंटरफेरेंस ऑफ वेव, दूसरा स्टैंडिंग वेव या तो स्टेशनरी वेव, तीसरा बीट्स। माने ये मेन टॉपिक आपके वेव का है जिससे मैक्सिमम सीबीएसई जैक में सवाल पूछे जाते हैं। बीट से रिलेटेड क्वेश्चन, स्टैंडिंग वेव से और इंटरफेरेंस से। तो इंटरफेरेंस तो खैर छोटा है, मैं इंटरफेरेंस को पहले ले रहा हूँ। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? वेव का इंटरफेरेंस देखिए, इंटरफेरेंस हो या स्टेशनरी वेव हो या बीट्स हो, तीनों में तो सुपरपोजिशन ही होता है। बट 2 वेव आएंगे सुपरइम्पोज करेंगे, कभी दिशा सेम होगी कभी दिशा अपोजिट होगी। तो इंटरफेरेंस में क्या होता है? द सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन विथ सेम स्पीड। फ्रीक्वेंसी सेम रखना है, लेमडा सेम रखना है, डायरेक्शन सेम रखना है, स्पीड सेम रखना है। इन ए मीडियम गिव्स राइज टू द इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द मीडियम व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द सुपरइम्पोजिंग वेव। जब कोई 2 वेव इसका लेमडा सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, स्पीड सेम हो, दोनों सुपरइम्पोज करेगा तो एक नया वेव पैदा करेगा जिसका जो इंटेंसिटी होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा वो इंडिविजुअल से अलग होगा। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा दोनों का फेज सेम है कि अलग है। अभी 2 प्रकार के होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में क्या बोल रहा है? व्हेन 2 वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम लेमडा, सेम डायरेक्शन, सेम स्पीड बट इन सेम फेज, एक ही फेज में अगर ओवरलैप करे देन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज मोर देन इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। मोर ज़्यादा होगा, मोर देन द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। पिक्चर देखते हैं, ये रहा मेरा पहला वेव y1, ये डॉट डॉट वाला रहा दूसरा वेव y2, और ये दोनों का लेमडा देखिए मैंने सेम रखा है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, स्पीड भी सेम है। अभी दोनों को जब सुपरइम्पोज किया तो ये रहा रिजल्टिंग वेव जो कि इंडिविजुअल से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा होगा? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अगर फेज सेम है तो मैं दोनों को जोड़ूंगा। बट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है? व्हेन 2 वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम लेमडा, सेम स्पीड, सेम डायरेक्शन बट इन आउट ऑफ फेज, उल्टा फेज में अगर ओवरलैप करेगा देन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। जैसे y1 ऊपर से है, y2 नीचे से है, तो रिजल्टेंट किसकी तरफ होगा? जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। y1 का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, y2 का कम है, तो रिजल्टेंट चला जाएगा y1 की तरफ।
बाय द वे अगर दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर होगा तो रिजल्टेंट हो जाएगा जीरो, वाई जीरो होगा, लेकिन फिलहाल रिजल्टेंट मेरा चल गया ऊपर की तरफ। इसका एक्सप्रेशन होगा वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस माइनस वाई टू, जिसको हम लोग चलते फिरते वाई इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई टू लिखते हैं, बट एक्चुअली यहाँ माइनस नहीं है, प्लस माइनस के कारण माइनस आया, हम तो दोनों को जोड़ ही रहे थे। तो इंटरफेरेंस दो टाइप की होती है, एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव, एक फेज आउट ऑफ फेज, जबकि दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम रखना है, लिम्डा सेम रखना है, स्पीड सेम रखना है, डायरेक्शन सेम रखना है। अंतर सिर्फ होगा सेम फेज का और अपोजिट फेज का। सेम फेज में वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, आउट ऑफ फेज का वाई इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई टू। अब सुपर पोजिशन में ही कोई दूसरा टॉपिक है हमारा स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव। इसका क्या मतलब है, आइए हम लोग मिलते हैं स्टेशनरी वेव में। अब स्टेशनरी वेव भी तो एक प्रकार का सुपर पोजिशन ही है, लेकिन व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव या दो ट्रेवलिंग वेव हैविंग सेम एम्पलीट्यूड सेम पीरियड, एम्पलीट्यूड सेम हो पीरियड सेम हो, बट ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ध्यान दीजिए अपोजिट डायरेक्शन से ओवरलैप करेगा। इंटरफेरेंस में सेम डायरेक्शन से किया था। When two progressive wave having same amplitude, same period, but traveling in opposite direction with same speed भी रखना होगा। एम्पलीट्यूड सेम है, टाइम पीरियड सेम है, स्पीड सेम है, केवल दिशा उल्टा है, अपोजिट। सुपरिम्पोज्ड विथ ईच अदर, देन न्यू वेव प्रोड्यूस, एक नया वेव प्रोड्यूस करेगा, विच नॉट अपीयर्स टू ट्रेवल, वो लगेगा कि रेस्ट में है, विच नॉट अपीयर्स टू ट्रेवल एट ऑल, कॉल्ड स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव। चूंकि दोनों वेव रेस्ट में अपीयर होता है, लगता है रेस्ट में है, तो नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस अलोंग द वेव, माने कि एनर्जी का ट्रांसफर इसमें नहीं होता है। ये दो टाइप की होती है, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव और लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव। अगर दोनों वेव ट्रांसवर्स रहा तो ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव, लेकिन अगर दोनों लॉन्गिट्यूडिनल रहा तो लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव। ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव व्हेन टू आइडेंटिकल, माने दो समान, when two identical transverse progressive wave traveling with same speed in opposite direction superimposed then transverse stationary wave produced। दो ट्रांसवर्स वेव है, आइडेंटिकल है, स्पीड भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, लेकिन दोनों ट्रांसवर्स है, अपोजिट डायरेक्शन से मिला, तो जो वेव बनाया जो चलता हुआ नहीं दिखा वो गया ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। और ये वेव पैदा होता है वेव प्रोड्यूस्ड इन वायर ऑफ सोनोमीटर, सोनोमीटर के तार में, जैसे सितार के तार में, गिटार के तार में जो वेव प्रोड्यूस्ड होता है वो होता है, जैसे एक फोटो बनाया, एक टेबल है, एक वायर को दोनों तरफ वेट डाल के लटका दिया, तो ऊपर में तनाव आ गई, टेंशन हो गया, उसको पकड़ के हम थोड़ा ऐसे हिला दें, ऐसे करके छोड़ें तो वेव ऊपर नीचे होने लग गया। दिस इज ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस इन द वायर ऑफ सोनोमीटर। लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव क्या है, व्हेन टू आइडेंटिकल लॉन्गिट्यूडिनल प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग विथ सेम स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन सुपरिम्पोज्ड देन लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस्ड। अगर दोनों लॉन्गिट्यूडिनल रहा, लेकिन कंडीशन वही है, स्पीड सेम, एम्पलीट्यूड सेम, पीरियड सेम, बट अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल है, और ये वेव पैदा करता है वेव प्रोड्यूस्ड इन द ओपन और क्लोज इंड ऑर्गन पाइप। जो ऑर्गन पाइप होती है बांसुरी, उसमें जो वेव प्रोड्यूस्ड होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव होता है। तो अब भी आपने देखा इंटरफेरेंस स्टेशनरी वेव। अब स्टेशनरी वेव का मैथमेटिकल काम बहुत स्ट्रॉन्ग है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन लास्ट में कुछ जगह बचा तो थोड़ा सा टॉपिक दिखाया, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। अगर कभी बात हो पाथ डिफरेंस का तो ये होता है दूरी डिफरेंस, और कभी बात हो फेज डिफरेंस का तो ये होता है एंगल डिफरेंस। पाथ डिफरेंस डेल एक्स से डिनोट होता है, दूरी डिफरेंस होता है। फेज डिफरेंस फाई से डिनोट होता है, एंगल का डिफरेंस होता है। अब एक वेव को हम चलाएं, अब यहाँ से यहाँ तक लेमडा होता है, जैसे आप जानते हैं क्रस्ट टू क्रस्ट, लेकिन अगर थोड़ा नीचे से देखें, यहाँ से यहाँ देखें तो ये भी लेमडा होगी, इधर नीचे उतरा तो इधर भी नीचे उतरा, और यहाँ फुल टाइम टी होता है। अगर यहाँ से यहाँ का दूरी लेमडा है तो फेज डिफरेंस कितना, फुल चक्कर 2 पाई पूरा घूम गया, तब तो टाइम पीरियड टी है। इफ लेमडा इज द पाथ डिफरेंस देन फेज डिफरेंस विल बी 2 पाई। अगर पाथ डिफरेंस लेमडा है तो फेज डिफरेंस 2 पाई होगा, एंगल डिफरेंस। इफ पाथ डिफरेंस इज लेमडा देन फेज डिफरेंस विल बी 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा। लेकिन अगर पाथ डिफरेंस डेल एक्स है तो फेज डिफरेंस क्या होगा, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल एक्स। ये हो गया मेरा फेज डिफरेंस, मतलब फाई, फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल एक्स, यानी फाई क्या है, फेज डिफरेंस, और डेल एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस। यानी फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन क्या बन के आया, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। क्लास 12 के वेब में ये सब का यूज हम लोग ज़्यादा करेंगे। तो अब यहाँ पे आते हैं, चल रहा था सुपर पोजिशन, इंटरफेरेंस आपने देखा, स्टैंडिंग वेव का थ्योरेटिकल चीज़ देखा, बट स्टैंडिंग वेव का मैथमेटिकल और बीट्स नोड एंटी नोड डोपलर इफेक्ट,
एक लास्ट वीडियो में लाने वाले हैं जिसका मेन काम होगा एग्जाम में काम कैसे करें, क्योंकि एग्जाम में आपको सबसे ज़्यादा पूछेगा स्टेशनरी वेव, बीट्स, ऑर्गन पाइप। अगर हम स्टैंडिंग वेव का बात कर रहे हैं तब तो ये दोनों टाइप की हो जाएगी, हमको सोनोमीटर का भी बात करना होगा, ऑर्गन पाइप का भी बात करना होगा, ओपन इन ऑर्गन पाइप, क्लोज इन ऑर्गन पाइप, बीट्स, स्टेशनरी वेव, ये सबसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा है। तो लास्ट वीडियो जो हम लाने वाले हैं इसमें हम ऑर्गन पाइप, बीट्स, स्टैंडिंग वेव इसको कवर करेंगे। तो लास्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।